हैप्पी लर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एनालाइजिंग बैलेंस शीट। पर उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लास्ट चैप्टर में हमारे दो पार्ट का रिवीजन बच गया था। एक था अर्निंग पर शेयर और एक था एनालिटिकल टूल्स। ये दो पार्ट का रिवीजन फटाफट से कंप्लीट करते हैं और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैलेंस शीट रीडिंग की एनालिसिस कैसे करते हैं, हम बैलेंस शीट की रीडिंग कैसे करते हैं, इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, अर्निंग पर शेयर हमने क्या पढ़ा था। अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा यूज्ड मेट्रिक है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेट्रिक बाय फाइनेंस कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑल पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज, चाहे आप कोई भी कंट्री में हो, यू हैव टू मैंडेटरी कैलकुलेट एंड डिस्क्लोज योर ईपीएस। कहाँ पे डिस्क्लोज करना है सर? आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेस में, एकदम सामने में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट सामने में, नेट प्रॉफिट्स के जस्ट नीचे आपको अपना अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करके डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर आप अर्निंग पर शेयर बोल रहे हो, ये कौन से शेयर के लिए हमको अर्निंग्स ईपीएस कैलकुलेट करना है? हमेशा याद रखना आपको कॉमन इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स वालों के लिए अपना ईपीएस कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। हमने देखा था सर कि इक्विटी शेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है कॉमन ऑर्डिनरी शेयर्स। तो जो अर्निंग पर शेयर होता है वो ये कॉमन इक्विटी शेयर, ये ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर वालों के लिए हमको कैलकुलेट करना है। जहाँ पे भी इस पूरे डिस्कशन में मेरे को प्रेफरेंस शेयर बोलने का आपको, आई वॉन्ट टू मीन प्रेफरेंस शेयर्स, आई वुड स्पेसिफिकली से प्रेफरेंस शेयर्स। और जहाँ पे भी मैं आपको एक कॉमन इक्विटी शेयर्स बोलना चाहता हूँ या ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा नॉर्मली खाली इक्विटी शेयर्स वर्ड यूज़ करूँगा। तो जब भी मैं खाली इक्विटी शेयर बोलूँ, डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि सर कौन सा इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस वाले का कि कॉमन ऑर्डिनरी वाले का। हमेशा अपन जब खाली इक्विटी शेयर बोलेंगे तो कॉमन ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर वाले का ही बात करेंगे, और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हम स्पेसिफिकली एक प्रेफरेंस वर्ड ऐड करके प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। तो अर्निंग पर शेयर आपका नॉर्मल और कॉमन ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स वालों के लिए कैलकुलेट होता है। अब ईपीएस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत इजीली से मैनिपुलेट किया जा सकता है। कैसे सर? हमने क्लास में एक एग्जांपल भी लिया था। लेट्स से हमारे पास दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए ने 5000 शेयर्स इशू किया मार्केट में और अपने हर एक शेयर का फेस वैल्यू लगाया 10 रुपीज़। तो टोटल कंपनी के पास कितना पैसा आया सर? 50,000 आया। कंपनी बी ने 500 शेयर्स इशू किया और अपने हर एक शेयर का फेस वैल्यू लगाया 100 रुपीज़ का। तो कंपनी बी के पास कितना आया सर? इसके पास भी 50,000 रुपीज़ आया। मतलब कंपनी बी दोनों ने 50,000 रेज किया है मार्केट से, पर अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स इशू करके किया, कोई बात नहीं। फिर कंपनी ए और कंपनी बी ने पूरे साल बिजनेस किया, अर्निंग्स कमाया। अर्निंग्स कमा के कंपनी ए ने टोटल अर्निंग्स करी 1 लाख रुपीज़ की, कंपनी बी ने भी टोटल अर्निंग्स करी 1 लाख रुपीज़ की। वाह, बहुत अच्छी बात है। दोनों कंपनी का अर्निंग्स भी सेम हुआ, दोनों कंपनी का कैपिटल भी सेम था। अब हमने कैलकुलेट किया अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे देखिए कैसे मैनिपुलेशन आता है। जब कंपनी ए अपना ईपीएस कैलकुलेट करेगी तो वो कितना ईपीएस रिपोर्ट करेगी सर? ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? वॉट एवर अर्निंग्स दैट यू हैव डन फॉर योर कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन इक्विटी शेयर्स। तो 1 लाख हमने नेट प्रॉफिट कमाया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 5000 शेयर्स था। अर्निंग पर शेयर आ गया 20 रुपीज़ का। कंपनी बी भी अपना ईपीएस कैलकुलेट करी। कंपनी बी अपना कितना ईपीएस कैलकुलेट करेगी? 1 लाख इसने भी अर्न किया, पर इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सर? खाली 500 के थे, तो इसका ईपीएस आया 200 रुपीज़ का। अब देखिए, खाली अगर आप ईपीएस से जज कर लोगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी खराब, तो आपका कितना खराब एनालिसिस होगा। आपको लगेगा कि बाप रे, देखिए कंपनी बी ने 200 रुपीज़ ईपीएस रिपोर्ट किया और कंपनी ए ने खाली 20 रुपीज़ ईपीएस रिपोर्ट किया। मतलब कंपनी बी इज 10x बेटर कंपनी देन कंपनी ए, बट इज इट एक्चुअली? द आंसर इज नो। सेम कंपनी, सेम कैपिटल, सेम अर्निंग्स, फिर भी डिफरेंट ईपीएस। दिस इज हाउ ईपीएस विल मिसलीड यू। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक और अच्छा मेट्रिक यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड पीई रेशियो। हम इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। वी विल कैलकुलेट द प्राइस अर्निंग रेशियो। कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं? पी रेशियो में हम ऊपर लेते हैं प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अब आप देखोगे तो आपका पी रेशियो जो है वो दोनों कंपनी का सेम आएगा। इफ both the companies have similar capital, have shown same type of performance, their PE ratio will also be सेम। हमने क्लास में कैलकुलेट भी किया था पी रेशियो, एक बार यहाँ पे भी करके देख लीजिए। इसका पी रेशियो कितना आएगा? प्राइस कितना है पर शेयर का? 10 डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर कितना है? 20, तो 10/20 करो, 0.5। इसका पी रेशियो कैलकुलेट करो, प्राइस कितना है? 100, अर्निंग्स पर शेयर कितना है? 200, पी रेशियो कितना है? 0.5। अब देखिए, अब मैं आपको दोनों कंपनी का सेम पी रेशियो बोलूँगा तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई
बोथ कंपनीज हैव गिवन अस सिमिलर फंडामेंटल परफॉर्मेंस, बट खाली ईपीएस को अगर अपन यूज करके कैलकुलेट कर रहे थे और एनालाइज कर रहे थे तो अपन को मिसलीडिंग रिजल्ट्स देखने को मिल रहा था। फिर हमने देखा था सर कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला, कंपनी के पास एक सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर कंपनी के पास एक कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है। सर सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? कंपनी ने कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू नहीं किया है। कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जब कंपनी इशू नहीं करती है तो अपन बोलते हैं कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मतलब कंपनी ने खाली कॉमन इक्विटी शेयर्स इशू किया, कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डेट इशू किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कंपनी ने खाली कॉमन इक्विटी शेयर्स इशू कर रखा है, ना कोई डेट है ना कोई प्रेफरेंस शेयर्स है। नो, वी डू नॉट मीन टू से दैट, वी जस्ट मीन टू से दैट कि कंपनी ने डेट भी इशू किया, कंपनी ने इक्विटी भी इशू किया, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किया, बट कोई भी कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया अपने सिक्योरिटी होल्डर्स को। नॉन कन्वर्टेबल डेट है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। फिर देखा था हमने कंपनी का जब कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर होता है तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी अपने कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी इशू करती है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज याद रखना आपके डाइल्यूटिव हो सकते हैं, दे कैन बी पोटेंशियली डाइल्यूटिव इन नेचर, मतलब दे हैव द पोटेंशियल टू डिक्रीज योर अर्निंग्स पर शेयर। वो कैसे होता है हम आगे देखेंगे। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में क्या क्या आते हैं सर? कंपनी ने कॉमन इक्विटी शेयर्स तो इशू किया, उसके साथ साथ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किया। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को ये ऑप्शन दिया कि कल दिन अगर आपका मन करे तो आप हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो जाना, आप हमारे इक्विटी शेयर होल्डर बन जाना, आप अपने प्रेफरेंस सिक्योरिटीज़ को इक्विटी सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर लेना। तो कंपनी ने कुछ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, कंपनी ने कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किया, कुछ ईसॉप्स दिया है, कुछ वारंट्स इशू किया है। ईसॉप्स में क्या होता है कि जिसके पास भी ईसॉप है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो हमारे इक्विटी शेयर्स को बाय कर सकता है। सिमिलरली वारंट्स में भी यही होता है कि भाई जिसके पास वारंट है उसको कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है डिस्काउंटेड प्राइस। तो कल दिन जब ये अपने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे अपने ऑप्शंस को, अपने एक्सरसाइज करेंगे अपने ऑप्शंस को और इक्विटी में कन्वर्ट होंगे तो हम लोग को इनको इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ेगा। अब जब हम लोग को इनको इक्विटी शेयर्स इशू करना होगा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज होगा तो आपका अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो सकता है। इसीलिए हम इनको बोले कि दे कैन बी पोटेंशियली डाइल्यूटिव इन नेचर। तो जब भी कंपनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करती है तो वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बोलती है, और जब भी कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू नहीं करते तो ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को हम एक सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हर एक कंपनी को दो ईपीएस रिपोर्ट करना पड़ता है, एक होता है बेसिक ईपीएस और एक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। सर बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरी सिंपल, इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स डिवाइडेड अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। कितना आपने साल भर में नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग रखा है उससे आप डिवाइड कर लोगे, जो हमने यहाँ पे करके देखा भी था। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने के टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या होता है, कंपनी बहुत बार स्टॉक डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट भी करती है। तो इससे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आएगा मतलब आपका बेसिक ईपीएस के डिनोमिनेटर में चेंज आएगा। इसीलिए जब भी कंपनी स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो आपको अपने नंबर ऑफ शेयर्स को, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट करना पड़ता है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए, लेट्स से कंपनी ने स्टॉक डिविडेंड इशू किया। स्टॉक डिविडेंड का मतलब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स इशू करती है। जैसे डिविडेंड बांटती है, फ्री में डिविडेंड देती है, वैसे ही कंपनी स्टॉक का डिविडेंड दी, फ्री में एडिशनल शेयर्स इशू करी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और 20% स्टॉक डिविडेंड का क्या मतलब है कि हर वो शेयर होल्डर जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसको एक शेयर और मिलेगा, इसका 20% और मिलेगा, तो ही विल गेट 1 मोर शेयर। तो पहले इस शेयर होल्डर के पास 5 शेयर्स था, आफ्टर स्टॉक डिविडेंड इज अनाउंस्ड इस शेयर होल्डर के पास टोटल 6 शेयर्स होगा। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? कुछ नहीं, कंपनी अपने शेयर्स को डिवाइड कर देती है इनटू मोर नंबर ऑफ शेयर्स। ये जनरली कंपनी करती है अपने शेयर्स की लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए। लेट्स से एमआरएफ का भी 1 लाख रुपीज़ का पर शेयर का प्राइस है, तो आप पूरा 1 लाख रुपीज़ देखिए एक शेयर तो नहीं खरीद पाओगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स नहीं खरीद पाएंगे। अगर कंपनी उसको 50,000 के शेयर में डिवाइड कर देती है तो 50,000 रुपीज़ कैपिटल लगा के आप एमआरएफ के एक शेयर होल्डर बन सकते हो। तो इंक्रीज लिक्विडिटी कंपनी बार टाइम टू टाइम स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है। तो डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू मोर नंबर ऑफ शेयर्स, 2:1 स्टॉक स्प्लिट का क्या मतलब है कि वो शेयर होल्डर जिसके पास आज 50 शेयर्स थे अब उनको 100 शेयर्स मिलेगा। ऑब्वियसली शेयर प्राइस भी आधा हो जाता है। बोथ स्टॉक स्प्लिट एंड स्टॉक डिविडेंड, इससे आपके परसेंटेज ओनरशिप में कोई भी चेंज नहीं आता है। परसेंटेज ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे करके देखा भी था। नंबर ऑफ शेयर्स
आपके बढ़े तो टोटल कंपनी के भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो योर परसेंटेज ओनरशिप बिफोर एंड आफ्टर स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड इज दी सेम, नो चेंज इन दी परसेंटेज ओनरशिप इन दी कंपनी। अब इसका एडजस्टमेंट अपन कैसे करते हैं? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक डिविडेंड का एडजस्टमेंट हमको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग को इफेक्ट करता है। सबसे पहला स्टेप आपको स्प्लिट या डिविडेंड फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है। वो होता है कि भाई आफ्टर नंबर ऑफ शेयर्स कितना था और बिफोर नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, ये आप डिवाइड करके निकाल लोगे। आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर अपॉन बिफोर, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर द स्टॉक स्प्लिट। ये आ गया, आपके पास स्प्लिट डिविडेंड फैक्टर आ जाता है। फिर उस फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे टू नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इससे मल्टीप्लाई कर देना। और फिर उस फैक्टर को आप दोबारा मल्टीप्लाई करोगे जो भी शेयर ट्रांजैक्शंस आपने किया है बिफोर द स्टॉक स्प्लिट या डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट से। जो भी पहले आपने नए ट्रांजैक्शंस किए हैं शेयर से रिलेटेड, या तो नए शेयर्स इशू किए हैं या तो एग्जिस्टिंग शेयर्स को परचेज किया है, जो भी आपने शेयर ट्रांजैक्शंस किया है वो सारे शेयर ट्रांजैक्शंस में आपको उस स्प्लिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखना, ओनली बिफोर द अनाउंसमेंट डेट जो आप ट्रांजैक्शंस करते हो उसी में आप वो स्प्लिट फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे। आफ्टर द अनाउंसमेंट डेट अगर आपने कोई भी शेयर ट्रांजैक्शंस किया है उसमें आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसमें आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना, इट इज ओनली बिफोर द एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट फॉर एनी शेयर्स इशूड और परचेज्ड आफ्टर द डेट। ये वाले ट्रांजैक्शंस में आप कोई भी स्प्लिट फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो ये आपका लेट्स से बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, ये आपका एंड ऑफ द ईयर है। आपने इस दिन स्टॉक डिविडेंड और अनाउंस किया है, तो इस दिन से पहले आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसमें आप अपने स्प्लिट फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तो हमेशा करना है, इसके पहले अगर हमने कोई नया शेयर इशू किया तो इसमें भी हम अपने स्प्लिट फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स से स्टॉक डिविडेंड या स्प्लिट डेट के बाद हमने शेयर्स इशू किया है, तो क्या इसमें मल्टीप्लाई होगा? द आंसर इज नो, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। जितना मैंने यहाँ पे ग्रीन में आपको सर्कल बना रखा है, खाली इस दिन के ही आउटस्टैंडिंग शेयर्स में ही हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं। एक एग्जांपल भी देखेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हमको और अच्छे से इसमें समझ में आएगा। सर, जो अपन अपना न्यूमरेटर में लेते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये अर्निंग्स क्या है? इनकम अवेलेबल टू कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये अर्निंग क्या है? ये अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये अपन इस चार्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के पास आता है रेवेन्यू, उसमें से कंपनी कॉग्स माइनस कर देती है, तो फिर बचता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं, बचता है एबिटा, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस हो जाता है, बचता है अपने पास ईबीआईटी, जिसको अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसमें से हम इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करते हैं, हमारे पास बच जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से हम टैक्स पे करते हैं, इसमें बच जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको अपन नेट प्रॉफिट या नेट इनकम भी बोलते हैं। याद रखना, ये आपका अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं है। अगर कंपनी ने इसके साथ साथ कोई प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर रखा है तो उनको आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे उसके बाद जो आपको अर्निंग्स बच जाती है, उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचता है, वही प्रॉफिट आप अपने कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड दिस इज what we need, this is what we need, this becomes our numerator when we are calculating earning per share. Whatever earning is available for कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स, यही अपने लिए रेलेवेंट हो जाता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन इक्विटी शेयर्स। आपको ये वाली स्टोरी रिकॉल करो, याद होगी कि एक फादर के 4 सन्स थे, एक डेट था, एक प्रेफरेंस था और 2 इक्विटी वाले ट्विंस थे। ये जो डेट था ये सबसे पहले अपना पॉकेट मनी ले जाता था इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, चाहे पापा कमा के लाए हो नहीं लाए हो उसको कोई मतलब नहीं है, ये तो अपना पॉकेट मनी लेगा, ये तो अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही करेगा। और इसकी गवर्नमेंट के साथ एक सेटिंग भी थी, ताई जी के साथ एक सेटिंग थी। क्या सेटिंग थी? कि ये जितना ज़्यादा पॉकेट मनी लेता है, ये जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, गवर्नमेंट उतना कम टैक्स लेती है, और ये जितना कम इंटरेस्ट लेगा गवर्नमेंट आपका उतना ज़्यादा टैक्स लेगी। फिर आया था प्रेफरेंस वाला भी नेक्स्ट पॉकेट मनी डिमांड करता है, भाई ये थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, फादर इसके प्रति न्यूट्रल होता है। जो ये इक्विटी वाले होते हैं ये कभी भी कोई भी पॉकेट मनी पापा से डिमांड नहीं करते, जो पापा देते हैं ये वो रख लेते हैं, ये दे आर नेवर डिमांडिंग। तो पापा इनको सबसे ज़्यादा प्यार करता है और हर साल पापा साल के एंड में कैलकुलेट करता है कि मैंने अपने इन बेटों के लिए कितना कमाया, मैंने अपने इक्विटी वालों के लिए कितना कमाया। ये कुछ नहीं, ये आपका अर्निंग पर शेयर है, मैंने अपने हर एक बेटे के लिए कितना कमाया, फादर लास्ट में कैलकुलेट करता है ईयर एंड में, और इसी की पढ़ाई अपन कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर में। ठीक है, आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले अर्निंग पर शेयर का, बेसिक ईपीएस का कैसे अपन एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद अपन आगे का
रिवाइज करेंगे। देखिए, सोनू लिमिटेड हैड अ नेट इनकम ऑफ रुपीज 20 लाख। 20 लाख में से कंपनी ने 2 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, तो कितना अर्निंग्स बच गया इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए? 18 लाख रुपीज का अर्निंग बढ़ गया। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉमन डिविडेंड भी दिया है 3 लाख रुपीज का। क्या कॉमन डिविडेंड लेस होता है सर? हमने क्लास में देखा था कॉमन डिविडेंड कभी भी लेस नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये खाली आपको लीड करने के लिए क्वेश्चन में डाला गया है। तो व्हाट इज द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर? सर हमने 20 लाख रुपीज नेट प्रॉफिट कमाया था, उसमें से 2 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, 18 लाख रुपीज हमारे पास बच गया। नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 9 लाख शेयर्स, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख अपने पास ₹2 पर शेयर का आ गया। मान लीजिए अगर कंपनी ने कोई स्प्लिट या फिर डिविडेंड अनाउंस किया होता तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होता है वो भी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या कंपनी ने कोई शेयर आउटस्टैंडिंग किया है। जो भी हमने शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो लिख लेंगे। सर 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो लिख लिया हमने। क्या कंपनी ने कोई शेयर इशू किया है? द आंसर इज यस सर। 1 अप्रैल को कंपनी ने 2 लाख शेयर्स और इशू किया था, वो भी हमने लिख दिया। क्या कंपनी ने कोई शेयर रीपर्चेज किया है? हाँ सर, 1 अक्टूबर को कंपनी ने कुछ शेयर्स रीपर्चेज किया था, वो भी हमने लिख दिया -1 लाख। अब कौन कौन से डेट्स में अपन को स्प्लिट फैक्टर या डिविडेंड फैक्टर को एडजस्ट करना है वो देख लीजिए। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 20% का ऑन जुलाई 1, तो स्प्लिट फैक्टर कितना होगा? 1.2 का आएगा। तो जुलाई 1 से पहले जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन में अपने ये 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तो आपको करना ही है, देखिए आउटस्टैंडिंग ऑन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसमें हमने 1.2 मल्टीप्लाई कर रखा है। फिर जुलाई 1 से पहले कंपनी ने क्या कोई ट्रांजेक्शन किया? हाँ सर किया। क्या ट्रांजेक्शन किया? सर कंपनी ने 1 अप्रैल को नए शेयर्स इशू किए, तो उसमें भी हम 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये एडजस्टमेंट शेयर्स रीपर्चेज ऑन 1 अक्टूबर वाले डेट में होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि सर दिस डेट इज फॉलोइंग आफ्टर आर स्टॉक डिविडेंड का डेट, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन और एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने स्प्लिट या डिविडेंड फैक्टर को अनाउंस एडजस्ट करते हो। मान लीजिए अगर कंपनी ने दिसंबर 1 को ये एडजस्टमेंट अनाउंस किया होता तो अपन कौन कौन से डेट्स में इस चीज़ को एडजस्ट करते? सर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करते ही, वो हमने कर दिया। 1 अप्रैल को भी करते क्योंकि दिस इज फॉलोइंग बिफोर द डेट ऑफ अनाउंसमेंट, तो हमने ये कर दिया। फिर हम 1 अक्टूबर वाले में भी करते बिकॉज 1 अक्टूबर इज ऑल्सो फॉलोइंग बिफोर आर अनाउंसमेंट डेट, तो इस वाले दिन भी हम -1 लाख इंटू 1.2 करते हैं। -1 लाख इंटू अपन 1.2 करते हैं। हमने क्लास में काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखा भी था और अच्छा लंबा डिस्कशन यहाँ पे किया भी था। अब अपन देखेंगे कि डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन। डाइल्यूटेड ईपीएस बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हो। देखिए अगर कंपनी ने कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ इशू किया, मतलब कंपनी के पास एक कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है और वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ पोटेंशियली डाइल्यूटिव इन नेचर है, मतलब उनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो आपके ईपीएस को डिक्रीज कर सकते हैं इफ़ दे आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो उस केस में आपको अपना डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा और इन सिक्योरिटीज़ को भी उस एडजस्टमेंट का पार्ट बनाना पड़ेगा। ये याद रखना कि डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा आपका इट इज़ लेस देन या फिर इक्वल टू योर बेसिक ईपीएस। नाम से समझ में आ रहा है डाइल्यूटेड ईपीएस, इट इज़ समथिंग दैट इज़ डाइल्यूटेड, दैट इज़ डिक्रीज, तो इट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू योर बेसिक ईपीएस। कब इक्वल होता है वो भी हमें केस देखेंगे एंटी डाइल्यूशन वाला। अब सर ज़रूरी नहीं है कि जब भी कंपनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ इशू करती है और वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो आपके ईपीएस को डिक्रीज करेंगे। ये दिस इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ठीक है, अगेन अ वेरी कॉमन कन्फ्यूजन अमंग ऑल स्टूडेंट्स कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ इशू किया है तो हमेशा वो डाइल्यूटिव होंगे, वो हमेशा हमारे ईपीएस को डिक्रीज करेंगे। द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सम कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ इफ दे आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स दे हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज योर ईपीएस एज वेल, वो आपके ईपीएस को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसे सिक्योरिटीज़ को हम एंटी डाइल्यूटिव बोलते हैं। ये सर डाइल्यूट नहीं करेंगे, ये बल्कि इंक्रीज करेंगे, दे आर एंटी डाइल्यूटिव। और जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन करेंगे तो हमको एंटी डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज़ को इग्नोर करना है। ऑब्वियसली अपन को एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस तो कैलकुलेट करने बोला नहीं, हमको तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने बोला है, तो हम ऐसे एंटी डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज़ को इग्नोर करते हैं। तो जब भी हम डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन करें सर, सबसे पहला स्टेप है कि हमको देखना है कि वो सिक्योरिटीज़ डाइल्यूटिव है या फिर वो एंटी डाइल्यूटिव है। अगर डाइल्यूटिव है तब तो हम आगे बढ़ेंगे और अगर एंटी डाइल्यूटिव है तो हम वहाँ पे इग्नोर इनको कर देंगे। ठीक है, आइए सर आप हम लोग को एक एग्जाम्पल लिए थे जहाँ पे हमको बहुत अच्छे से समझ में आया था कि कैसे डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव में क्यों हम एंटी डाइल्यूटिव को इग्नोर करते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए अगर एक फैमिली ए है जो 5,000 रुपीज़ आज कमा रही है और आप
एक फैमिली बी का पार्ट हो जो 3000 रुपीज़ पर फैमिली मेम्बर कमा रही है, ठीक है, ये 5000 रुपीज़ पर फैमिली मेम्बर कमाती है फैमिली ए, और फैमिली बी 3000 रुपीज़ पर फैमिली मेम्बर कमाते हैं। तो जब आप फैमिली बी वालों को पूछोगे कि क्या आपको फैमिली ए का पार्ट बनना है, तो वो क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली बनना है। हम आज पुअर हैं, हमको रिच फैमिली के साथ रहने मिलेगा, तो हम क्यों नहीं रहेंगे? हम बिल्कुल जाके रहेंगे और इनके रिसोर्सेज को खाएंगे, इनके अर्निंग्स को हम डाइल्यूट करेंगे, डिक्रीज करेंगे। यस, तो इनको अपन बोल दिए डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज, इनको अपन बोल दिए डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज। दे विल डाइल्यूट एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर अर्निंग्स, एंड वो अपन को डाइल्यूटेड ईपीएस अपन कैलकुलेट करके देखे भी थे। अब दूसरा केस लो, अगर ये फैमिली बी पर फैमिली मेंबर कमाती है 6000 रुपीज़ और इनको बोल दिया गया तो कि तुमको फैमिली ए के साथ रहने मिलेगा, क्योंकि तुम रहने जाओगे। फैमिली ए आज कमा रही है खाली 5000 रुपीज़ पर फैमिली मेंबर, ये बोलेंगे हम क्यों रहने जाएं भाई, हम नहीं रहने जाएंगे। आज हम 6000 कमाते हैं, सामने वाली फैमिली 5000 कमाती है, वो हमसे पुअर फैमिली है, आप हमको बोल रहे हो कि उनके साथ रहने जाओ, वो मेरी अर्निंग्स खा लेंगे, एंटी डाइल्यूशन हो जाएगा, मेरी अर्निंग्स कम हो जाएगी, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहूँगा। क्योंकि कभी भी कन्वर्ट करेंगे क्या? द आंसर इज नो। कभी भी कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये कभी भी डाइल्यूट ही नहीं करेंगे, डाइल्यूट ही नहीं करेंगे तो डाइल्यूटेड ईपीएस के कैलकुलेशन में हम इनको इग्नोर करेंगे, बिकॉज दे विल नेवर कन्वर्ट। यहाँ पे दे विल कन्वर्ट तो हम इनके, यहाँ पे दे विल कन्वर्ट तो हम इसको इंक्लूड करते हैं अपने डाइल्यूटेड ईपीएस के कैलकुलेशन में। तो जब एग्जिस्टिंग फैमिली ऑलरेडी ज़्यादा कमा रही है तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं करेगी, कभी भी कन्वर्ट नहीं करेगी, तो डाइल्यूटेड ईपीएस का क्वेश्चन ही नहीं आता, इसलिए हम एंटी डाइल्यूटिव को इग्नोर करते हैं। आइए, ट्रिक टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है, पूरा बेसिक प्रेमाइस क्या है डाइल्यूटेड ईपीएस का। हम आज एक एजम्पशन लेते हैं, क्या एजम्पशन लेते हैं कि व्हाट इफ दिस कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर गेटिंग कन्वर्टेड टुडे इटसेल्फ टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर ये आज ही इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मेरा ईपीएस आज कैसा दिखेगा, इसी को अपन डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं। जो हमने कन्वर्जन ऑप्शंस बांट रखा है ना, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, डिबेंचर्स वालों को, अगर ये आज ही इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मेरा आज ईपीएस कैसा दिखेगा, तो वो ही अपना बेस बनता है डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन में। क्या बोलना है आपको? व्हाट इफ द preference shares, debentures get converted today itself to equity shareholders, how would my EPS look like? How would my EPS look like? Assume that convertible securities have already been converted to equity today itself. ठीक है, एक्चुअली कन्वर्टेड और नॉट, क्या दे विल एक्चुअली कन्वर्ट और नॉट, वी डू नॉट केयर। अगर वो आज ही इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारा ईपीएस कैसा दिखेगा, इसी को अपन डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं। वी जस्ट एज्यूम इट इज कन्वर्टेड। अब अपन को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, सर अगर वो आज मेरा इक्विटी शेयर्स का पार्ट बन जाते हैं तो मेरी अर्निंग्स भी इफेक्ट होगी। अब मेरे को उनको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, अब मेरे को उनको डिविडेंड पे नहीं करना पड़ेगा, तो मेरी अर्निंग्स बढ़ेगी, तो वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। आई विल रिकैलकुलेट माई अर्निंग्स दैट इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आई विल रिकैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स, अब मेरे को उनको इक्विटी शेयर्स इशू करना होगा तो वो भी चेंज होगा। आई विल recalculate that also, and then I will calculate my EPS, और इसको अपन डाइल्यूटेड EPS बोलते हैं, इसको अपन डाइल्यूटेड EPS बोलते हैं। अब अपन केस बाय केस रिवाइज करेंगे कि कैसे अपन को डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी, व्हेन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग, ऑब्वियसली दिस पार्ट अपन जब एग्जाम्पल्स लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से रिकॉल होगा, जब अपन क्वेश्चंस देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। सिंस इट्स अ रिविजन क्लास वी आर नॉट टेकिंग क्वेश्चंस, ठीक है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे नहीं लेंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस व्हेन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम आज ही एज्यूम कर लेंगे कि दे हैव बीन कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स, हम ये आज ही एज्यूम कर लेते हैं। अब ऑब्वियस सा बात है, प्रेफरेंस शेयर्स सारे इक्विटी शेयर्स बन गए तो प्रेफरेंस शेयर्स अब आपके पास नहीं रहेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर्स विल गो डाउन, इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल गो अप। अब क्या आपको इनको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना होगा? द आंसर इज नो सर। ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो अब इक्विटी शेयर्स का पार्ट बन गए, इस फैमिली का पार्ट बन गए, तो अब इनको हमको कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं करना पड़ेगा, तो नो प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी पेड। तो आपकी जो इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो दैट इज इंक्रीज। तो हम न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं कि कितना प्रेफरेंस डिविडेंड हमने सेव किया है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम ऐड कर देंगे कितना हमको इनको नया इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ा बिकॉज ऑफ कन्वर्जन, बिकॉज ऑफ कन्वर्जन। कुछ भी नहीं, वो जो बेसिक ईपीएस वाला फॉर्मूला है जो अपन पढ़ के आए थे कि अर्निंग्स डिवाइडेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें अपन ये चीज़ों को ऐड कर देंगे। अर्निंग्स में हम ऐड कर देंगे कितना प्रेफरेंस डिविडेंड हमने सेव किया, और नंबर ऑफ शेयर्स में हम और ऐड कर देंगे कि कितना हमने नया इक्विटी शेयर्स इनको इशू किया है। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। स्टेप 2, कितना अमाउंट से आपका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ेगा वो कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे आप जितना डिविडेंड नहीं पे करोगे उतना पूरा आपका सेव हो गया, सेव हो गया, आपका इनकम बढ़ गया।
तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड सेविंग्स वो आप कैलकुलेट कर लेना। और स्टेप 3 में एक बार मैंने आपको क्या बोला था, डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। डाइल्यूटिव होगा तभी आप आगे बढ़ना, एंटी डाइल्यूटिव होगा तो इग्नोर कर देना। फिर स्टेप 3 में हम डाइल्यूटिव एंटी डाइल्यूटिव चेक करेंगे। सर कैसे चेक करेंगे? कुछ नहीं, जो स्टेप 2 में हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था ना, वो डिवाइडेड बाय स्टेप 1 का नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, ये आपस में डिवाइड कर देना, ये आपस में डिवाइड कर देना। वो अगर आंसर आपका बेसिक ईपीएस से कम आता है, वो आंसर अगर आपका बेसिक ईपीएस से कम आता है मतलब वो डाइल्यूटिव है। वो आंसर अगर आपका बेसिक ईपीएस से ज़्यादा आता है तो वो आपका एंटी डाइल्यूटिव है। सर इसका क्या लॉजिक था, ये आपको ने हमको क्लास में बताया था, हम आराम से रिकॉल कर लेंगे। इफ डाइल्यूटिव एज्यूम ऑलरेडी कन्वर्टेड एंड देन कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। इफ एंटी डाइल्यूटिव आपको इग्नोर करना पड़ेगा, कन्वर्जन इफेक्ट को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। एक क्विक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट्स से बेंटा के पास 5000 इक्विटी शेयर्स था, नेट प्रॉफिट था 1 लाख रुपीज़ था। तो अपन बेसिक ईपीएस आराम से कैलकुलेट कर लिए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5000 विच इज, अच्छा कुछ उसने प्रेफरेंस शेयर्स भी आउटस्टैंडिंग थे एंड उसने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया था 3000 रुपीज़ का। तो व्हाट इज दी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स? 1 लाख माइनस 3000, 97,000 डिवाइड बाय 5,000, 19.4 रुपीज़ का हम बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे अपन कोई भी एजम्पशन वगैरह नहीं लेते हैं, बेसिक ईपीएस इज़ वेरी सिंपल। अब अपन को यहाँ पे डाइल्यूटेड ईपीएस भी कैलकुलेट करना होगा। डाइल्यूटेड ईपीएस में कुछ प्रेफरेंस शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे और वो कन्वर्टेबल नेचर के थे, वो कन्वर्टेबल नेचर के थे। तो डाइल्यूटेड ईपीएस के कैलकुलेशन में हम क्या एज्यूम करते हैं कि मान लो आज ही वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो मेरा ईपीएस कैसा दिखता? बहुत ही सिंपल है सर, अगर वो आज पूरे प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या मेरे को उनको कोई प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा? सर प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे ही नहीं तो क्या प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे? कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं करना है। तो जो आपका अपने प्रॉफिट कमाया ये पूरा प्रॉफिट आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही है। तो 1 लाख रुपीज़ का हमारे पास प्रॉफिट आ गया न्यूमरेटर में। देखिए हमने ऐड कर दिया ना, 1 लाख माइनस 3 लाख, इसी में हमने प्रेफरेंस डिविडेंड जो सेव किया था उसको ऐड कर दिया, -3 + 3, तो ये कैंसिल आउट होके 1 लाख रुपीज़ अपने पास न्यूमरेटर में आ गया। अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स दैट वी हैव टू इशू, हर एक प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 4 इक्विटी शेयर देना है। तो 1000 प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कितना इक्विटी शेयर देना है? 4000 देना है। वो भी हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, हमने ऐड करके डिवाइड कर दिया, अपने पास डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। सर इसके बीच में एक स्टेप आपको और करना पड़ता है क्या? आपको डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव चेक करना पड़ता है। वो कैसे करोगे? जो भी न्यूमरेटर में आप ऐड कर रहे हो +3000 की है बिकॉज ऑफ कन्वर्जन, वो ले लेना, डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हो वो ले लेना, 0.75 आया था। क्या सर 0.75 इज लेस देन दी बेसिक ईपीएस? द आंसर इज येस। तो ये डाइल्यूटिव है, इसलिए अपन आराम से इस चीज़ को कैलकुलेट कर लिए। अगर एंटी डाइल्यूटिव होता, अगर ये फिगर ज़्यादा होता इसके तो अपन इग्नोर कर देते, अपन डाइल्यूटेड ईपीएस फिर ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, ये बेसिक ईपीएस ही अपना डाइल्यूटेड ईपीएस बन जाता। ये हमने आगे देखा भी था कि कैसे हम एंटी डाइल्यूशन के केस में क्वेश्चन को करते हैं। फिर आइए देखते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस व्हेन कन्वर्टेबल डेट इज आउटस्टैंडिंग। व्हेन कन्वर्टेबल डेट इज आउटस्टैंडिंग, कुछ भी नहीं, हम एज्यूम कर लेंगे कि कन्वर्टेबल डेट आज ही इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया। ये हम खाली एज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल में हुआ कि नहीं हमको नहीं पता, हम ये एजम्पशन ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा डेट कम हो जाएगा और हमारा इक्विटी शेयर्स जो है सर वो इंक्रीज हो जाएगा। अब सर डेट नहीं तो क्या हमको इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है? द आंसर इज नो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस विल गो डाउन, प्रॉफिट्स विल गो अप। बट याद रखना वो डेट वाले की सेटिंग थी गवर्नमेंट के साथ कि तू जितना कम पॉकेट मनी लेगा मैं उतना ज़्यादा टैक्स लूँगी, गवर्नमेंट बोली थी। अब ये पॉकेट मनी ले ही नहीं रहा है तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे से टैक्स लेगी, बट योर टैक्स एक्सपेंस विल गो अप। रिकॉल मॉन्स्टर हैज़ दैट सेटिंग विद डेट, वो गवर्नमेंट का सेटिंग था डेट वालों के साथ। तो नेट नेट में आपके पास सेविंग्स कितना होगा? सर मेरे को इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं पे करना पड़ा, पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस सेव कर लिया मैंने, बट सर मेरे को उतने अमाउंट के ऊपर जो टैक्स आता है वो एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ा, तो आई हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स, वो हमने माइनस कर दिया। तो नेट नेट में वी हैव सेविंग्स कॉल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस एक्स्ट्रा टैक्स पेड। इसको अपन इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स के रूप से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, माई income available for equity shareholders, it will go up by the net amount of interest savings. Net amount of interest savings means total interest saved minus tax component on it. तो न्यूमरेटर में हम नेट सेविंग्स को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, न्यू इक्विटी शेयर्स को जो हमने इशू किया है उसको हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, उसको हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे भी आपको डाइल्यूटिव एंटी डाइल्यूटिव चेक करना है। डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने से पहले कैसे करोगे, जो भी आप न्यूमरेटर में नया कंपोनेंट ऐड कर रहे हो वो ले लेना, डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में आप नया कंपोनेंट ऐड किए हो, इसको एक बार डिवाइड करके आप चेक कर लेना। इसको अपन डिवाइड करके एक बार चेक कर रहे थे, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा था, दे आर पोटेंशियली डाइल्यूटिव इन नेचर, इसलिए हम आसानी से इसको डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट कर लिए,
ठीक है, देखिए 0.6 रुपीज़ आ रहा था जब हम डायल्यूटिव एंटी डायल्यूटिव चेक कर रहे थे, तो 0.6 रुपीज़ इज़ लेस देन द बेसिक ईपीएस, कोई इशू नहीं है सर, डायल्यूटिव है, आराम से आप कैलकुलेट कर लो, आराम से आप कैलकुलेट कर लो। फिर हमने क्या देखा था सर, डायल्यूटेड ईपीएस व्हेन कंपनी हैज़ इशूड स्टॉक ऑप्शंस एंड वारंट्स, तब उस केस में हम डायल्यूटेड ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं सर। ऑप्शंस एंड वारंट्स का क्या मतलब होता है, कोई बहुत ही सिंपल बात है बेटा, जिसके पास ऑप्शन एंड वारंट है, कंपनी बोलती है कि तुम आना और कम प्राइस में, हो सकता है कम प्राइस में, जो भी प्राइस हमने पहले से डिटरमाइन कर रखा है उस प्राइस में हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर्स को तुम खरीद लेना, इसको बोला जाता है शेयर ऑप्शंस, शेयर वारंट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए मिस्टर ए के पास 100 शेयर वारंट्स हैं और कंपनी ने इनको एंटाइटल कर रखा है कि आप आना कभी भी और हमारी कंपनी के शेयर्स 23 रुपीज़ में खरीद लेना, तो मिस्टर ए जा सकता है, वारंट दिखा सकता है और 23 रुपीज़ में कंपनी के 100 शेयर्स को खरीद सकता है। टोटल 2300 पे करेगा एंड 23 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी के 100 शेयर्स परचेज कर लेगा। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर मार्केट में इस पर शेयर का प्राइस 80 रुपीज़ चल रहा है तो क्या मिस्टर एक कंपनी से उस शेयर को खरीदेगा? द आंसर इज यस सर। मार्केट में खरीदने जाएगा तो 80 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, कंपनी से उसके पास ऑप्शन है कि 23 रुपीज़ में खरीद ले, 80 रुपीज़ की चीज़ उसको 23 में मिल रही है, वो बिल्कुल खरीदेगा। द आंसर इज यस, वो अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेगा, कंपनी को नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ेगा और वो डाइल्यूट होगा एग्जिस्टिंग अर्निंग्स। इसीलिए इफ द मार्केट प्राइस इज मोर देन द एक्सरसाइज प्राइस वी कॉल दोस सिक्योरिटीज एज डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज। यहाँ पे अपन डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव का चेक करने का तरीका बदल जाता है। इफ मार्केट प्राइस इज मोर देन द एक्सरसाइज प्राइस, डाइल्यूटिव, इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस, इट इज एंटी डाइल्यूटिव इन नेचर। अब एक बात बताइए, इफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹17, क्या मिस्टर एक कंपनी के पास जाके उस चीज़ को 23 रुपीज़ में परचेस करेगा? द आंसर इज नो सर, वो तो मार्केट से ही जाके परचेस कर लेगा 17 रुपीज़ में, तो ही विल नेवर एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो ही विल कंपनी विल हैव टू नॉट इशू न्यू इक्विटी शेयर्स एंड वो कभी भी डाइल्यूट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसको एंटी डाइल्यूटिव बोलते हैं। तो इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस, इट इज एंटी डाइल्यूटिव इन नेचर। अब अपन ट्रेजरी स्टॉक मेथड को यूज करते हैं टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस व्हेन द कंपनी हैज शेयर ऑप्शंस एंड शेयर वारंट्स आउटस्टैंडिंग। ट्रेजरी स्टॉक मेथड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दिस इज यूज टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। सबसे पहले अपन यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन क्या लेते हैं कि जब भी ऑप्शन होल्डर या वारंट होल्डर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है एक्सरसाइज प्राइस में, तो कंपनी के पास कुछ पैसा आता है, कंपनी उसको इशू कर रही है शेयर्स, फ्री में तो नहीं कर रही है, कुछ पैसा ले रही है, कंपनी के पास कुछ पैसा आएगा और कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को यूज करेगी मार्केट में जाके एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस में अपने ही ओन शेयर्स को परचेज करने के लिए। सर ये खाली हम एजम्पशन ले रहे हैं, क्या कंपनी एक्चुअल में ऐसा करती है? द आंसर इज नो। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स से ऑप्शन होल्डर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है एक्सरसाइज प्राइस में और कंपनी को कुछ पैसे देता है, नए शेयर्स ले जाता है, तो कंपनी के पास जो भी पैसा आएगा कंपनी जाएगी मार्केट में और मार्केट प्राइस में अपने ही शेयर्स को परचेज करके लाएगी। तो न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, कंपनी की अर्निंग्स में कोई चेंज नहीं आता, इससे डिनोमिनेटर में चेंज आता है क्योंकि कंपनी कुछ शेयर्स इशू करती है और कुछ शेयर्स बायबैक करती है, तो नेट नेट में इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर से अपना डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड टू द ऑप्शन होल्डर, ठीक है, माइनस कुछ शेयर्स कंपनी ने अपने बायबैक भी किए, परचेज भी किए, तो वो उससे अपन इसको कम कर देते हैं, तो नेट नेट में अपना डिनोमिनेटर विल इंक्रीज बाय इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर। इसका हमने पूरा एक क्लास में एग्जांपल भी लिया था और एक फुल फ्लेजेड बुक में क्वेश्चन भी किया था हमारी इस बुक में। कौन सा एक एग्जांपल समझाऊं बताओ, क्लास वाला समझाऊं कि जो हमने बुक में क्वेश्चन किया था उसको समझाऊं? चलो सर क्लास वाला कर लेते हैं, थोड़े फिगर्स मैंने इजी लिए थे। तो लेट्स से कंपनी के पास नेट इनकम था 25 लाख रुपीज़ का, नंबर ऑफ शेयर्स था 5 लाख शेयर्स थे, तो बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हो गया 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 5 रुपीज़ पर शेयर का बेसिक ईपीएस हमने कैलकुलेट कर लिया। सर डाइल्यूटेड ईपीएस हमको कैलकुलेट करना है, देख लीजिए कैसे होगा। मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर इज ₹80, टोटल ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इज 10,000, अर्निंग एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ऑप्शन इज 20 रुपीज़। सबसे पहले चेक कर लो कि डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव है। सर एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन इज लेस देन द मार्केट प्राइस, मतलब पक्का जो भी ऑप्शन होल्डर है उसको 20 रुपीज़ में कंपनी बोली कि तू आके मेरे से खरीद लेना, मार्केट में 80 रुपीज़ चल रहा है तो वो आके खरीदेगा। द आंसर इज यस, मतलब सर वो डाइल्यूटिव है, डाइल्यूटिव है तो हमको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने डाइल्यूटेड ईपीएस के कैलकुलेशन में। अब कैसे देखेंगे, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं आता है, 25 लाख रुपीज़ की इनकम वही रहेगी। डिनोमिनेटर में सर चेंज आएगा, ऑप्शन आर डाइल्यूटिव इन नेचर बिकॉज मार्केट प्राइस इज मोर देन द एक्सरसाइज प्राइस। एज्यूमिंग, हम क्या एज्यूम करते हैं कि ऑप्शन होल्डर अब अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, कंपनी के पास कुछ पैसा आएगा, कंपनी के पास कितना पैसा आएगा 10,000 शेयर्स 20 रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ कंपनी के पास आएगा।
ठीक है, कंपनी विल इशू 10,000 न्यू शेयर्स। अब कंपनी इस 2 लाख रुपीस को यूज करती है, मार्केट में जाती है और अपने ही शेयर्स को परचेस करती है। कंपनी के शेयर्स का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, 80 रुपीज चल रहा है। तो 2 लाख रुपीज में कंपनी कितने शेयर्स परचेस कर पाएगी, 2 लाख डिवाइडेड बाई 80, 2500 अपने ही शेयर्स कंपनी जाके मार्केट से परचेस कर लेती है। तो 2500 से कंपनी के आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स गिर जाएंगे। तो नेट नेट में कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने इंक्रीज हुए, व्हाट इज द इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स। सर 10,000 न्यू शेयर्स इशू किया था, 2500 बायबैक कर लिया, तो नेट नेट में 7500 न्यू शेयर्स कंपनी के इशू होंगे। तो डिनोमिनेटर 7500 से बढ़ जाएगा। आराम से आप डायलूटेड ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 25 लाख डिवाइडेड बाय 5,07,500, इट इज गिविंग योर डायलूटेड ईपीएस। योर डायलूटेड ईपीएस इज लेस देन योर बेसिक ईपीएस। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत इजीली ऑप्शंस और वारंट्स के केस में कैसे डायलूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा था। फिर सर अगर मान लीजिए कंपनी के पास कुछ एंटी डायल्यूटिव सिक्योरिटीज है, हमने चेक किया और हमेशा डायल्यूटिव निकल रहा था, अगर मान लीजिए वो एंटी डायल्यूटिव निकलता, इसका भी हमने क्लास में क्वेश्चन किया है, ये वाला, इसका भी हमने क्लास में क्वेश्चन किया है, वो मोनू कंपनी वाला, रिकॉल करो। अगर एंटी डायल्यूटिव निकल जाता तो हम बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते, बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली व्हेन सिक्योरिटीज आर डायल्यूटिव हम क्या एजम्पशन लेते हैं कि मान लीजिए आज ये सिक्योरिटीज इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते तो अपना ईपीएस कैसा दिखता, उसको एजम्पशन लेके अपन डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। बट व्हेन सिक्योरिटीज आर एंटी डायल्यूटिव हम ये एजम्पशन और नहीं ले सकते सर, वी डू नॉट एज्यूम दैट सिक्योरिटीज विल बी कन्वर्टेड। हमने फैमिली बी को पूछा था क्या तुम फैमिली ए के साथ कभी रहना चाहोगी, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं सर हम कभी नहीं रहना चाहेंगे, हम क्यों कन्वर्ट हो, एंटी डायल्यूटिव है, हमारी अर्निंग्स कम हो जाएगी, हम सामने वाले की क्या अर्निंग्स को कम करेंगे, तो हम कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब सर हम प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, हम डेट हैं तो हम डेट ही रहेंगे, अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो हम प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, अगर वही रहेंगे तो उनको आपको डिविडेंड पे करना पड़ता रहना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जो बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन है वो सेम है, तो आपका जो बेसिक ईपीएस है वही आपका डायल्यूटेड ईपीएस बन जाएगा। वी इग्नोर द कन्वर्जन एजम्पशन एंड वी कैलकुलेट डायल्यूटेड ईपीएस विदाउट एज्यूमिंग एनीथिंग। मतलब अपन उसको प्रेफरेंस शेयर्स ही ट्रीट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स ही ट्रीट करेंगे तो डिविडेंड पे करेंगे तो उतने ही अमाउंट से अपना नेट इनकम कम होगा, मतलब बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस इज एग्जैक्टली द सेम। ये हमने क्लास में क्वेश्चन भी लिया था, आपको और अच्छे से रिकॉल होगा, बुक में एक बार देख लेना। फिर सर कंपनी के पास, एनालिस्ट के पास क्या एनालिटिकल टूल्स हैं जिससे वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कर सकें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझ सकें, ये हमने देखा था। तो एनालिस्ट लोग के पास 2 टूल होते हैं, एक तो वो कॉमन साइज एनालिसिस कर सकते हैं, दूसरा वो रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। सर कॉमन साइज एनालिसिस में हम हर एक आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हर एक आइटम को एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू को अपना बेस मानते हैं। इससे क्या होता है सर, स्टैंडर्डाइजेशन आता है तो अपन बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, अपन साइज इफेक्ट को रिमूव कर देते हैं। एक बड़ी कंपनी और एक छोटी कंपनी है, दोनों की परफॉर्मेंस को अगर अपन को कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली बड़ी कंपनी के फिगर्स ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, बट क्या बड़ी कंपनी उतनी ही एफिशिएंट है प्रॉफिट कमाने में जितनी छोटी कंपनी है? ये अपन कैसे करेंगे, जब व्हेन वी रिमूव द इफेक्ट ऑफ साइज। तो वो कैसे होता है, जब व्हेन वी स्टैंडर्डाइज एवरी आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेवेन्यू। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए अपन उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं बाय एक्सप्रेसिंग देम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है सर, इनकम टैक्स एक्सपेंस। इनकम टैक्स एक्सपेंस कभी भी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स नहीं आता, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एज अ परसेंटेज ऑफ प्री टैक्स इनकम। ये बात आपको ध्यान रखना है, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव टैक्स रेट। दूसरा, अपने पास बहुत सारे रेशियोज हैं, अपन अलग अलग रेशियोज को कैलकुलेट करके अपने इस कंपनी के स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका रिटर्न ऑन सेल्स, जिसको अपन नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स भी बोलते हैं या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बोला जाता है। फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विच इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस कॉग्स। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपकी कंपनी के पास प्राइसिंग पावर बहुत है, या फिर आपकी कंपनी बहुत कम कॉस्ट में कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर पा रही है, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, या तो सेल्स ज़्यादा है या तो कॉग्स कम है, या फिर अगर कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कम है मतलब कंपनी का या तो सेल्स कम है या फिर कॉग्स बहुत ज़्यादा है। अगर कंपनी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रही है तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कंपनी के पास हाई ग्रॉस प्रॉफिट होगा क्योंकि कंपनी के पास हाई प्राइसिंग पावर होगा। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे भी मार्जिन वर्ड आएगा इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स। एंड प्री टैक्स मार्जिन आता है, याद रखना ये प्री टैक्स, ये इफेक्टिव टैक्स रेट नहीं बोला गया, प्री टैक्स मार्जिन बोला हुआ है, मतलब टैक्स देने से पहले आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन सेल्स। इस तरीके से अपन अलग अलग टूल्स को यूज करके कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ आवर EPS and
एनालिटिकल टूल्स वाला पार्ट का पूरा रिवीजन। इस तरीके से हमने पूरा इनकम स्टेटमेंट के हर इम्पॉर्टेंट पार्ट का रिवीजन और डिस्कशन किया हुआ है। ईपीएस में हम लोग थोड़ा फटाफट गए क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे तभी अपन को चीज़ें समझ में आएगी। बट डू नॉट वरी, हमने क्लास में सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ा भी है और काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व किया है। ठीक है, ऑलराइट, सी यू। विल टेक अ ब्रेक फॉर अ मिनट एंड देन विल कंटिन्यू विथ आवर एनालाइजिंग बैलेंस शीट वाला डिस्कशन।